वेलकम दोस्तों। टुडे हम जो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से भारत का संविधान का विकास किस तरीके से हुआ उसका एमसीक्यूज सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीठ का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो ए इज द राइट आंसर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी। सर एलिजा एम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, सर एलिजा एम्पे। क्वेश्चन 2, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बी, लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसमें ए इज द फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो इसका केवल एक सही आंसर है। तीसरा, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी आपका पिट्स का भारत अधिनियम 1784 में। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना को नियामक अधिनियम 1773 के तहत हुई थी। इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति किस एक्ट में मिला? चार्टर अधिनियम 1813 में। डी, गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833 में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बी इज द राइट आंसर। 2, 1, 3, 4 बी इज द राइट आंसर। तो देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। भारतीय अधिनियम 1784 में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। चार्टर अधिनियम 1813 में इंग्लिश मिशनरियों के भारत में कार्य करने की अनुमति। चार्टर अधिनियम 1833 में गवर्नर जनरल के परिषद में कानून सदस्य की से संबंधित नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव 1833 की चार्टर एक्ट, यस। जनरल कमेटी ऑफ रिपब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, यस। प्राच्यविद एवं आंग्ल विवाद, यस। तीनों सही आंसर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो अब ये देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा के प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खर्च करने का प्रावधान। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। मैकाले 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसमें 10 यूरोपीय शामिल, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक 1828-1835 शासनकाल में 7 मार्च 1835 लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया।
जिनमें उनके कुछ समर्थक भी थे। क्वेश्चन नंबर 5, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1837 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम। ए इज द राइट आंसर हियर, 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1813 के चार्टर अधिनियम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए थे। तब भविष्य में कंपनी को केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। क्वेश्चन नंबर 6, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश सांसदों के नियंत्रण में आ गया था। ये गलत है। तो यहाँ पे सही कौन कौन है? 1 और 2। ए इज द राइट आंसर है। डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, उसको जो है बना रहा तो उसको समाप्त कर दिया गया। साथ ही एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों के अधिकार को राज्य को सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। 1858 के अधिनियम द्वारा संसद के सीधे नियंत्रण ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण में लाया गया। ब्रिटिश संसद को सीधे नियंत्रण में लाया गया था जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना। तो राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। ए इज द राइट आंसर, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। तो देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 था, जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारण उस कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। अब ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम में हम इसका MCQs करेंगे। पहला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 गलत है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ये सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ये गलत है, ये भी गलत है। तो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था।
6 दिन के पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई था, परंतु पूरक प्रश्न पूछने ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार द्वारा भारत में प्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मंडल प्रावधान था। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपीपीसीएस आरओ सब में कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका सही आंसर 1935 होगा, 1937। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसको किया गया था। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे इसके पहले? मुख्य न्यायाधीश मॉरिस वेयर थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? भारत का संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित किया गया। 5वां, केंद्र में द्वैध शासन के अधिनियम, केंद्र में द्वैध शासन के अधिनियम किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन का अधिनियम 1909 के अधिनियम, गलत। भारत सरकार अधिनियम 1919, गलत। भारत सरकार अधिनियम 1935 इज द राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन स्थापना व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान, प्रांतों में जो द्वैध शासन के उपबंध कब आया था? 1919 में। और केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषय को 2 भागों में बांटा गया, पहला आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित विषय। क्वेश्चन अगला है आपका, तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। नेक्स्ट है 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी, सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, दूसरा मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, तीसरा केंद्र द्वारा प्रांतों का विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो पहला प्रांतों की कार्यकारिणी, सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था सही है, और तीसरा केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या हुआ देख लेते हैं। द्वारा पारित अधिनियम जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, और इसके सचिव कौन थे? सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था यह। इसके बाद राज्य में द्वैध शासन की स्थापना की गई 1919 में, जिसके तहत राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, पहला आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित।
केंद्र। और 1909 में क्या किया गया था? 1909 में बताया 1909 के अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था। 1909 के अधिनियम में व्यवस्था न केवल जारी रहा बल्कि सिखों, यूरोपियों, भारतीय, ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा गलत, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा गलत, 1919 के भारतीय सरकार द्वारा सही और 1935 की भारतीय सरकार द्वारा गलत। तो यहाँ पे देखिए 1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद अवधि प्रथम बैठक 5 वर्ष कहलाता था। अधिनियम की धारा 18 के तहत 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी होते थे। 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 40 सदस्य का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत। 60 सदस्यों में 33 के निर्वाचित तथा 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया था। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? केंद्र में 1961 एक्ट गलत, 1917 एक्ट गलत, 1919 एक्ट सही। 9वां का राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो बी इज द राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935। 11वां क्वेश्चन, इसका यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने अनुच्छेद 123 एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, कई बार एग्जाम में आया भी है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। 11 प्रश्न नंबर 11, केंद्र विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? 1919 के तहत आपका हुआ 1926, ये सही है, 1937 गलत है, 1945। तो ए और सी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1926 और वर्ष 1945 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? 1909 का भारत काउंसिल अधिनियम गलत, 1909 का भारत सरकार अधिनियम गलत, 1935 का भारत सरकार अधिनियम ये सही है, 1947 का भारत सरकार स्वतंत्रता अधिनियम गलत है। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया।
ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था ये जो अधिनियम था, और यह जो है भारत का सबसे जटिल दस्तावेज भी था। इस भारत संघ की स्थापना संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार 1909 गलत, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 गलत, भारत सरकार अधिनियम 1935 इज द राइट आंसर। तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 की उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्त के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ देशी रियासत निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांत चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं हुई। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्रदान की गई? गवर्नर जनरल को। 14 क्वेश्चन नंबर है आपका, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं थी। कौन मुख्य विशेषता में से नहीं थी? ए, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। सी, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। या डी, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। कौन सा राइट आंसर है? 14 का राइट आंसर है बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। 15, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ए, 1909 के अधिनियम द्वारा, बी, 1919 के अधिनियम द्वारा, सी, 1935 के अधिनियम द्वारा, या डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 15 का आपका आंसर है 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने के लिए प्रावधान शामिल किया गया था। ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। बी, अगस्त प्रस्ताव 1940 में। सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। या डी, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। 16 का ए इज द राइट आंसर। 1935 में 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? ए, संघीय विधान पालिका को। बी, प्रांतीय विधान पालिका को। सी, गवर्नर जनरल को। या डी, प्रांतीय गवर्नर को। सी इज द राइट आंसर, गवर्नर जनरल को। 18 ये हो गया, गवर्नर जनरल को। 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? ए, देश के लिए लिखित संविधान। बी, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि। सी, एक संघ की योजना पर विचार। डी, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना। कौन सा राइट आंसर है? 19 का ए, देश के लिए लिखित संविधान। ये भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए
देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान का पहला उल्लेख किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों महत्वपूर्ण है? ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बी, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। या सी, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। या फिर डी, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। ए इज द राइट आंसर। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत ही कुछ 1935 के शासन अधिनियम पर आधारित है। जैसे इसमें से संघात्मक और सरकार की स्थापना लिया गया, केंद्र में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन, पर स्वायत्तता शासन की स्थापना है। चौथा, केंद्रीय सदनी, केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, 7 केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? किस अधिनियम के स्वरूप? ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। या डी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। सी इज द राइट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया। दोस्तों, इस तरीके के MCQs को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें, ताकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद।